उम्मीद है कि आने वाली सरकार शायद उनकी जिंदगी भी बदल दे। शायद महामारी में बेकार हुए लोगों को काम मिल जाए। लेकिन चुनावी वादों का हिसाब तो बाद में होगा। रोजगार की जो योजनाएं पहले से हैं, क्या उनको लागू कराने के लिए मुकम्मल कोशिश हुई? देखिए बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे की बिहार से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जॉब कार्ड अगर नरेगा कानून नहीं है तो जॉब कार्ड काय बनाया? हम लोग धरना देंगे तो उसे नरेगा के काम मांगेंगे। अब लॉकडाउन लगे रहेगा, नहीं काम कहीं मिलेगा तो सब बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। कहीं कोई काम नहीं मिला है सर, कोई काम भी नहीं मिला। हम तो काम ढूंढ रहे हैं पर काम मिल ही नहीं रहा। अब यही रहेंगे, धान काट रहे हैं और यही सब काट छोड़ कर खा लेंगे और वहां जाने से क्या फायदा। जबकि जाएंगे और फिर लॉकडाउन होगा तो फिर फंसेंगे, तो फिर तो दोबारा में जान जाने का चांस है। यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे। इनमें से करीब 15 लाख बिहार आए। कई किलोमीटर पैदल चलकर, ट्रकों और ट्रेनों में सवार होकर अपने गांव तक पहुंचे इन मजदूरों की दुश्वारियों का कोई अंत नजर नहीं आता। अभी तो नहीं जाएंगे, अभी जाने का विचार है, सिलचर जाएंगे। नहीं होता है जाने की हिम्मत। जिस वहाँ पर गए थे पैसा नहीं मिला तो फिर दो, अगर पैसा मिलता अच्छा, खाना खुराक मिलता अच्छा तो वे वहाँ जाते हैं। फैक्ट्री में मिलेगा तो फैक्ट्री में कर लेंगे, खेती में मिलेगा तो खेती में काम कर लेंगे। अब लॉकडाउन लगे रहेगा, नहीं काम कहीं मिलेगा तो सब बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिए मनरेगा कोई चुनावी मुद्दा नहीं लगता। पार्टियों की घोषणा पत्र या संकल्प पत्र रोजगार देने का वादा तो करते हैं, पर पहले से मौजूद कानून को लागू करने की मजबूत कोशिश नजर नहीं आती। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों के बाकी उम्मीदवारों से अलग हैं संजय सहनी। संजय प्रवासी मजदूर थे और अब मनरेगा मजदूर और एक एक्टिविस्ट भी हैं। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। संजय ने अपने इलाके में मनरेगा में भ्रष्टाचार को उजागर किया। संजय का दावा है कि उन्होंने लाखों लोगों को मनरेगा के तहत मजदूरी दिलाई और इस बार वो मजदूरों के लिए विधानसभा जाना चाहते हैं। मैं एक मजदूर हूं और मजदूर सिर्फ एक जाति में नहीं होते हैं। मैं जिस मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहा हूं वो किसी एक कास्ट के मजदूर नहीं हैं, वो सभी कास्ट के मजदूर है, गरीब है, किसान है, और मैं सबके लिए संघर्ष कर रहा हूं। जो उन्होंने इतिहास बना रखा है हमारे देश के नेता लोग, जाति वैसे जाति पे वोट, जाति पे बात करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसी इतिहास को मैं बदलने वाला हूँ। लेकिन मजदूरों को सम्मान और रोटी देने वाला ये कानून बिहार में लगातार कमजोर होता दिखता है। 2020-21 में अब तक मजदूरों को औसतन 33 दिन काम मिला। 2019-20 में 41 दिन काम मिला। 2018-19 में 42 दिन काम मिला। ऐसे में बिहार में मनरेगा मजदूरों को औसतन 50 दिन का काम भी नहीं मिलता। इस साल फरवरी में मनरेगा का बजट बीते कारोबारी साल से लगभग 13% घटाकर 60,000 करोड़ किया गया। हालांकि लॉकडाउन में सरकार ने 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया, लेकिन ये रकम जरूरत से काफी कम है। So on the one hand, the government knows that and is trying to some extent to respond to that demand. And on the other hand, I think that the NDA government has always felt that this was not their own initiative. Modi is not going to get much credit for it. It was an initiative of the previous government. And in any case, there is a bit of an ideology of self-reliance, or at least self-reliance for poor people. I'm not talking of the corporates because they are getting a huge amount of government support, but this whole rhetoric of Atmanirbharta, partly the message is that people have to stand on their own feet, and that is why I think there have been so few initiatives in the last 5 or 6 years in the field of social security. Hardly any initiative was the name. The last big initiative was the National Food Security Act in 2013. मनरेगा के बिहार में कमजोर होने का ये कारण भी है कि मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी राज्य की न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। बिहार में अगर एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसे कम से कम 287 रुपए रोज का वेतन देना होगा, जबकि मनरेगा में यही मजदूरी 193 रुपए है। मजदूरों की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि वो ज़्यादातर बिचौलियों और ठेकेदारों के चंगुल में फंस कर रह जाते हैं। ऐसे में मनरेगा क्या ग्रामीण भारत में कभी अपने उद्देश्य पूरे कर पाएगा? Out in many other states, even states like Odisha and Chhattisgarh, which are not very different from Bihar and Jharkhand in terms of level of economic development, they have been able to drive out these contractors and entrust
the implementation of NREGA mostly to the Gram Panchayats. This is the correct way to do it, and that is the best safeguard against corruption. But in places like Jharkhand and Bihar, these contractors are still there, even though they're not supposed to have any role in NREGA, and they are the ones who, in collusion with local political leaders, are looting NREGA. And that can only change if the political parties make up their mind to stop that loot. हालांकि अधिकारी मानते हैं कि मनरेगा में मजदूरों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा काम मिलता है। यदि हम मनरेगा की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल सितंबर तक हम लोगों ने 7 करोड़ 82 लाख मानव दिवस सृजित करे थे, जो इस साल बढ़ करके 13 करोड़ के करीब हो गया है आज तक। और अगर हम सितंबर तक का आंकड़ा देखें तो पिछले साल की तुलना में 75% अधिक है। काम उन्हीं को दिया जा सकता है जो इच्छुक हों, जो वॉलंटियर करें। जो वॉलंटियर करते हैं उसमें से 99.9% लोगों को कार्य ऑफर किया जाता है। उनमें से कुछ लोग काम पे नहीं जाते हैं विभिन्न कारणों से, और जो जाते हैं उनको अवश्य ही काम दिया जाता है। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 15 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए हैं। राज्य की नीतीश कुमार सरकार कहती है कि 100 दिन जो मनरेगा में मजदूरों को काम के लिए मिलते हैं उन्हें बढ़ा के 200 कर देने चाहिए, लेकिन ये मुद्दा कहीं किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में दिखाई नहीं देता। नहीं मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र और उनके एजेंडा का हिस्सा है। वर्तमान समय में मनरेगा के तहत सिर्फ 44 दिन लोगों को काम मिल रहा है। ऐसे में मजदूरों के पास ये अपना गाँव, अपना शहर छोड़कर बड़े शहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कीर्ति दुबे, BBC हिंदी, मुजफ्फरपुर, बिहार।